हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 9 निबंध के अंतर्गत शिव शंभू के चिट्ठे निबंध के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं इस निबंध के महत्वपूर्ण बिंदुओं को। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म सन 1865 ईस्वी में हरियाणा राज्य के रोहतक जिले में हुआ था। उन्होंने मथुरा, कोहिनूर तथा अखबार चुनार पत्रों का संपादन किया। इसके पश्चात 1893 ईस्वी में उन्होंने हिंदी बंगवासी पत्रिका के संपादक बने तथा अंत में भारत मित्र पत्र उनके निर्भीक लेखों के कारण संपूर्ण देश में लोकप्रिय हो गया। बाल मुकुंद गुप्त भारतेंदु युग के अंतिम चरण और द्विवेदी युग के प्रथम चरण के निबंधकार हैं। गुप्त जी साहित्य में अपने हास्य विनोद संपन्न निबंधों के कारण प्रसिद्ध हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियां शिव शंभू के चिट्ठे तथा चिट्ठे और खत हैं। शिव शंभू के चिट्ठे नामक निबंध में बाल मुकुंद गुप्त ने अंग्रेजी शासन की आलोचना की है। यह निबंध प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया है। इस निबंध की शुरुआत स्वप्न के जरिए होती है। शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त की श्रेष्ठ कृति है। इस कृति का भाग चिट्ठे और खत है। पहली रचना शिव शंभू के चिट्ठे गुप्त जी के जीवन काल में ही 1906 ईस्वी में भारत मित्र प्रेस कोलकाता से ही प्रकाशित हो गई थी। इसमें 8 निबंध है। इन्हीं 8 निबंधों को ही चिट्ठे कहा जाता है। दूसरी रचना चिट्ठे और खत में 11 निबंध हैं। यह रचना उनकी मृत्यु के बाद ही पुस्तक के रूप में प्रकाशित हो पाई। इन 11 निबंधों में कुछ राजनीतिक प्रखरता वाले निबंध हैं तो कुछ सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले निबंध हैं। 3 खत भी इस रचना में सम्मिलित हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। शिव शंभू के चिट्ठे पहले उर्दू पत्र जमाना में छपे थे। बाद में भारत मित्र के संपादक गुप्त जी ने इसे भारत मित्र में छपवाया। इनका पहला निबंध 11 अप्रैल 1903 ईस्वी को भारत मित्र में प्रकाशित हुआ। ये चिट्ठे उस समय लिखे गए थे जब बाल मुकुंद गुप्त भारत मित्र के संपादक की हैसियत से लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार से होकर आए थे। अपने अनुभवों को व्यंग्य के साथ मिश्रित करके गुप्त जी ने चिट्ठों का आकार प्रदान किया था। इनमें लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके भारतवासियों की राजनीतिक व्यवस्था को अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। ये सभी चिट्ठे और खत सन 1903 ईस्वी से लेकर सन 1907 ईस्वी के दौरान भारत मित्र में प्रकाशित हुए थे। आइए देखते हैं इस निबंध के सारांश को। शिव शंभू शर्मा अर्थात बाल मुकुंद गुप्त के शिव शंभू के चिट्ठे उनके रचनात्मक योगदान का बहुचर्चित उदाहरण है। इस निबंध संग्रह के 8 चिट्ठे लॉर्ड कर्जन के नाम लिखे गए हैं और 2 लॉर्ड मिंटो तथा 1 भारत सचिव मिस्टर मार्ली के नाम लिखा गया है। 3 खतों में से 2 खत शाइस्ता खां के नाम से फूलर साहब को तथा 1 सर सैयद अहमद के नाम से अलीगढ़ कॉलेज के छात्रों को लिखा है। निबंध संग्रह में कुल 14 शीर्षक है। बनाम लॉर्ड कर्जन, श्रीमान का स्वागत, वायसराय का कर्तव्य, पीछे मत फेंकिए, आशा का अंत, एक दुराशा, विदाई संभाषण, बंग विच्छेद, लॉर्ड मिंटो का स्वागत, मार्ली साहब के नाम, आशीर्वाद, शाइस्ता खां का खत, सर सैयद अहमद का खत। इस निबंध संग्रह के पहले चिट्ठे बनाम लॉर्ड कर्जन में गुप्त जी ने कर्जन की तुलना शिव शंभू शर्मा नामक बालक से की है जिसे बचपन से ही बुलबुले रखने का चाव था, परंतु हिंदू होते हुए वह अन्य पठान बच्चों की तरह बुलबुल नहीं रख सकता, इसलिए स्वप्न में ही बुलबुलों से खेलने का शौक पूरा करता है। परंतु जब कर्जन के कार्य भी अस्थायी और सारहीन हैं, दिल्ली दरबार के साथ साथ विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में ही बनी मूर्तियों पर व्यंग किया है। ये मूर्तियाँ तो सिर्फ पक्षियों के बैठने के काम आती है। चंद अमीर लोग इन्हें देखकर चले आते हैं, परंतु जो शासक अच्छे लोकहित कार्य कर गए हैं उनकी मूर्ति तो प्रजा के हृदय में विद्यमान है, जैसे अकबर, विक्रमादित्य आदि।
इस चिट्ठी के अंत में सो और ड्यूटी में अंतर समझाया है कि सो को सो ही समझना चाहिए, ड्यूटी नहीं। दूसरा चिट्ठा श्रीमान का स्वागत लॉर्ड कर्जन के दोबारा 2 वर्ष के लिए आने पर लिखा गया था। यह भारत मित्र में 1 दिसंबर 1904 ईस्वी के अंक में प्रकाशित हुआ था। इस चिट्ठी में कर्जन के दोबारा आने पर भारतवासियों के मन में जो उथल पुथल हो रही थी उसी का वर्णन है। इस चिट्ठी में कर्जन के गर्व पर चोट तथा भारतीयों का कर्जन के आगमन पर विरोध झलकता है। दिल्ली दरबार की व्यवस्थाओं पर जमकर प्रहार किया है और कर्जन के आगे की योजनाओं पर भी कटाक्ष किया। गरीब, भूखी, लाचार जनता पर दया दिखाने की वजह अपनी झूठी शान के लिए पैसे को बर्बाद करना कर्जन की आदत थी, जो गुप्त जी जैसे संपादक को असहनीय था। लोगों को जागरूक करने के लिए उनको कलम का सहारा लेना पड़ा। चौथे चिट्ठे पीछे मत फेंकिए में गुप्त जी ने अंग्रेजों की उस नीयत का पर्दाफाश किया है जिसके कारण वे भारतीयों को नीच और गिरा हुआ मानते हैं, उनकी प्रगति के रास्ते बंद करते हैं। भारतीयों को हमेशा नीच, गंवार, हीन और असभ्य बनाए रखना चाहते हैं ताकि वे उन पर शासन करते रहें। इस निबंध में कर्जन की तुलना गुप्त जी ने रावण से की है। भारत की प्राचीन सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक उपलब्धियों का बखान करते हुए गुप्त जी ने अंग्रेजों को ललकारा है। अंग्रेज भारतीयों का अस्तित्व समाप्त करना चाहते हैं, परंतु ऐसा संभव नहीं है क्योंकि भारतीयों की जड़ें इतनी मजबूत है कि कोई भी विदेशी शासक उन्हें हिला नहीं पाया है। अगला निबंध आशा का अंत उस मानसिकता को दर्शाता है जिसमें भारतीयों ने अंग्रेजों से किसी भी लोकहित कार्य की अपेक्षा ही छोड़ दी थी। भारतीय प्रजा अंग्रेजी राज के सुख संपन्न स्वप्न देखा करती थी, परंतु उनके यह स्वप्न सिर्फ शिव शंभू शर्मा के बुलबुल वाले सपनों की भांति भंग हो जाते हैं। कर्जन ने स्थानीय संस्थाओं में भी भारतीयों की सदस्यता समाप्त कर दी थी। बहुत से ऐसे पद थे जिन पर भारतीय कार्य नहीं कर सकते थे, सिर्फ अंग्रेज ही कर सकते थे। गुप्त जी ने इस भेदभाव की नीति की तीखी आलोचना इस निबंध में की है। स्वदेश प्रेम का चित्रण करते हुए गुप्त जी ने यहाँ के निवासियों की नैतिक दशा का वर्णन किया है। 18 मार्च 1905 के भारत मित्र में एक दुरासा शीर्षक से निबंध प्रकाशित हुआ। इसमें होली के अवसर पर ब्रजराज कृष्ण और ग्वालों की सम्मिलित होली को राजा प्रजा की समानता का सूचक बताया है, जिसका अंग्रेजी राज में अभाव है। अब समय ऐसा है कि राजा प्रजा की शक्ल तक नहीं देखता। कर्जन का कार्यकाल पूरा होने पर गुप्त जी ने विदाई संभाषण लिखा। इस निबंध में कर्जन के पिछले कार्यों की समीक्षा है और जाते जाते बंग विच्छेद करने का दुख भी है। इसमें कर्जन की काम की जगह दिखावट की प्रवृत्ति का मजाक उड़ाया गया है। गुप्त जी इस निबंध में शासक को सावधान कर रहे हैं कि सर्वशक्तिमान होने के बावजूद सत्ता के साथ शासक का संबंध अस्थायी ही होता है। अहंकार में इस सत्य को भूलने वाले शासक को अपमानित होना पड़ता है। कर्जन के लिए लिखे चिट्ठों में अंतिम बंग विच्छेद शासन की तमाम जन विरोधी कोशिशों की असफलता का जयघोष करता है। ऊपर के सभी चिट्ठों में गुप्त जी कम से कम महारानी विक्टोरिया के 1858 के घोषणा पत्र के प्रति सम्मान का नज़रिया रखते हैं, लेकिन यहाँ तक आते आते इस पर भी उनका भरोसा उठने लगता है। अंत में गुप्त जी को अंग्रेजों की न्यायप्रियता में भरोसा नहीं रह जाता। गुप्त जी अपने अगले निबंध लॉर्ड मिंटो का स्वागत में लिखते हैं कि यहाँ के कुछ लोगों की समझ में आपके पूर्ववर्ती शासक ने प्रजा को बहुत सताया है और वह उसके हाथ से बहुत तंग हुई। वह समझते हैं कि आप उन पीड़ाओं को दूर कर देंगे जो आपका पूर्ववर्ती शासक यहाँ फैला गया है। वे शासन की एक और अंतर विरोध पर उंगली रखते हैं और मिंटो से कहते हैं, अब यह विषय श्रीमान ही के विचारने के योग्य है कि प्रजा की ओर देखना कर्तव्य है या प्रेस्टीज की।
जो बात पहले कर्जन के सिलसिले में शो या ड्यूटी की शब्दावली में उठाई गई थी, वही बात मिनटों के लिए प्रजा या प्रेस्टीज की शब्दावली से उठा रहे हैं। मार्ली साहब के नाम चिट्ठे में शीर्षक से भारत के मामले में वे इंग्लैंड के दोनों शासक दलों की एकता की पहचान करते हैं। सबसे पहले वे मार्ली साहब की प्रशंसा के बहाने अच्छे शासक के गुण बताते हैं। प्रशंसा करने के बाद उनकी बातों के अंतर्विरोध को उजागर करते हुए कहा, आपने कहा कि बंग भंग होना बहुत खराब काम है क्योंकि यह अधिकांश प्रजा वर्ग की इच्छा के विरुद्ध हुआ है, पर जो हो गया उसे निश्चित विषय समझना चाहिए। यह एक विद्वान पुरुष दार्शनिक सज्जन के चरित्र के विरोधी बातें हैं। आशीर्वाद शीर्षक चिट्ठा शुरू तो होता है बारिश में अलग अलग प्राणियों की दुर्दशा के वर्णन से, लेकिन आगे बढ़कर पत्रकार के जेल जाने पर उसकी बहादुरी की प्रशंसा में बदल जाता है। बारिश से ही कृष्ण की याद आई और कृष्ण से कारागार की, जेल से वहां जाने वाले स्वाधीनता के सिपाहियों की याद आई। गुप्त जी ने जेल जाने को गर्व की बात मानने की हिम्मत पैदा की। इसके बाद के 2 खत मुगल काल के बंगाल के शासक शाइस्ता खां की ओर से फूलर साहब के नाम लिखे गए हैं। ये फूलर साहब बंगाल के विभाजन के बाद बने प्रांत पूर्वी बंगाल और आसाम के पहले गवर्नर जनरल थे। उन्होंने किसी भाषण में धमकाते हुए बंगाल में नवाबी जमाना के आने की बात कही। उसी के काल्पनिक उत्तर में नवाबी जमाने के शासक शाइस्ता खां ने अपने शासन का बचाव किया है और उसे अंग्रेजी शासन से बेहतर बताया है। इसमें शाइस्ता खां ने फूलर का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम बंगाल के हिंदुओं को धमकाते हो कि उनके लिए फिर शाइस्ता खां का ज़माना ला दिया जाएगा। अंग्रेज़ों द्वारा हिंदू मुसलमान को लड़ाकर अपना शासन टिकाए रखने की नीति की कलई खोलते हुए शाइस्ता खां ने लिखा, तुम तो हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर हुकूमत करने को बहादुरी समझते हो और इस वक्त मुसलमानों के साथ बड़ी मोहब्बत जाहिर कर रहे हो। तो आइए देखते हैं इस निबंध के महत्वपूर्ण पंक्तियों को। आपने माय लॉर्ड जब से भारतवर्ष में पधारे हैं बुलबुलों का स्वप्न ही देखा है। यह सचमुच कोई करने के योग्य काम भी किया है, खाली अपना ख्याल ही पूरा किया है या यहाँ की प्रजा के लिए भी कुछ कर्तव्य पालन किया। एक बार यह बातें बड़ी धीरता से मन में विचारिए। आपकी भारत में स्थिति की अवधि के 5 वर्ष पूरे हो गए। अब यदि आप कुछ दिन रहेंगे तो सूद में मूलधन समाप्त हो चुका। हिसाब कीजिए, नुमाइशी कामों के सिवा काम की बात आप कौन सी कर चले हैं और भड़कबाजी के सिवा ड्यूटी और कर्तव्य की ओर आपका इस देश में आकर कब ध्यान रहा है। इस बार के बजट की वक्तृत्वता ही आपके कर्तव्य काल की अंतिम वक्तृत्वता थी। ज़रा उसे पढ़ तो जाइए, फिर उसमें आपकी 5 साल की किस अच्छी करतूत का वर्णन है। आप बारंबार अपने 2 अति तुम तराक से बड़े कामों का वर्णन करते हैं, एक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और दूसरा दिल्ली दरबार। पर ज़रा विचारिए तो यह दोनों काम सो हुए या ड्यूटी। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल चंद पेट भरे अमीरों के 1-2 बार दे खाने की चीज़ होगा। उससे दरिद्रों का कुछ दुख घट जावेगा या भारतीय प्रजा की कुछ दशा उन्नत हो जावेगी, ऐसा तो आप भी ना समझते होंगे। अगली पंक्ति। अब दरबार की बात सुनिए कि क्या था। आपके ख्याल से वह बहुत बड़ी चीज़ था, पर भारतवासियों की दृष्टि में वह बुलबुलों के स्वप्न से बढ़कर कुछ न था। जहाँ जहाँ से वह जुलूस के हाथी आए वहीं वहीं सब लौट गए। जिस हाथी पर आप सुनहरी झूले और सोने का हौदा लगवाकर छत्र धारण पूर्वक सवार हुए थे, वह अपने कीमती असबाब सहित जिसका था उसके पास चला गया। आप भी जानते थे कि वह आपका नहीं और दर्शक भी जानते थे कि आपका नहीं।
दरबार में जिस सुनहरी सिंहासन पर विराजमान होकर आपने भारत के सब राजा महाराजाओं की सलामी ली थी, वह भी वहीं तक था, और आप स्वयं भली भांति जानते हैं कि वह आपका ना था। वह भी जहाँ से आया था वहीं चला गया। यह सब चीज़ें खाली नुमाइश थी। भारतवर्ष में वह पहले ही से मौजूद थी। क्या इन सब से आपका कुछ गुण प्रकट हुआ? लोग विक्रम को याद करते हैं या उसके सिंहासन को, अकबर को या उसके तख्त को। शाहजहाँ की इज्जत उसके गुणों से थी या तख्ते ताउस से? आप जैसे बुद्धिमान पुरुष के लिए यह सब बातें विचारने की है। अगली पंक्ति। आपके वह कुछ दिन बीत गए, अवधि पूरी हो गई। अब यदि कुछ दिन और मिले तो वह किसी पुराने पुण्य के बल से, समझिए उन्हीं की आशा पर, शिवशंभु शर्मा यह चिट्ठा आपके नाम भेज रहा है, जिससे इन मांगे दिनों में तो एक बार आपको अपने कर्तव्य ख्याल हो। अगली पंक्ति। वह देखिए एक मूर्ति है जो किले के मैदान में नहीं है पर भारतवासियों के हृदय में बनी हुई है। पहचानिए, इस वीर पुरुष ने मैदान की मूर्ति से इस देश के करोड़ों गरीबों के हृदय में मूर्ति बनवाया अच्छा समझा। यह लॉर्ड रिपन की मूर्ति है, और देखिए एक स्मृति मंदिर। यह आपके 50 लाख के संगमरमर वाले से अधिक मजबूत और सैकड़ों गुना कीमती है। यह स्वर्गीय विक्टोरिया महारानी का सन 1858 ईस्वी का घोषणा पत्र है। आपकी यादगार भी यहीं बन सकती है, यदि इन दो यादगारों की आपके जी में कुछ इज्जत हो। अगली पंक्ति। जो अटल है वह टल नहीं सकती, जो होनहार है वह होकर रहती है। इसी से फिर 2 वर्ष के लिए भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल होकर लॉर्ड कर्जन आते हैं। अगली पंक्ति। उन्होंने पृथ्वीराज जयचंद की तबाही देखी, मुसलमानों की बादशाही देखी, अकबर बिरबल खान खाना और तानसेन देखे, शाहजहानी तख्त ताउस और शाही जुलूस देखे, फिर वही तख्त नादिर को उठाकर ले जाते देखा। शिवाजी और औरंगजेब देखे, क्लाइव और हेस्टिंग्स से वीर अंग्रेज़ देखे। देखते देखते बड़े शौक से लॉर्ड कर्जन का हाथियों का जुलूस और दिल्ली दरबार देखा। माई लॉर्ड, अपने इस देश में फिर पदार्पण किया, इससे यह भूमि कृतार्थ हुई। विद्वान, बुद्धिमान और विचारशील पुरुषों के चरण जिस भूमि पर पड़ते हैं वह तीर्थ बन जाती है। आप में उक्त 3 गुणों के सिवा चौथा गुण राजशक्ति का है। अतः आपके श्री चरण स्पर्श से भारत भूमि तीर्थ से भी कुछ बढ़कर बन गई है। अगली पंक्ति। आज 46 साल हो गए, वह दीवार अचल खड़ी हुई है। वह स्वर्गीय महारानी का घोषणा पत्र है जो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को केनिंग महोदय ने सुनाया था। वही भारतवर्ष के लिए फौलादी दीवार है। वही दीवार भारत की रक्षा करती है। उसी दीवार को भारतवासी अपना रक्षक समझते हैं। अगली पंक्ति। यह वह देश है जहाँ की प्रजा एक रामचंद्र के राजतिलक पाने के आनंद में मस्त थी, और अगले दिन अचानक रामचंद्र सब बन को चले तो रोती रोती उनके पीछे जाती थी। भरत को उस प्रजा का मन प्रसन्न करने के लिए कोई भारी दरबार नहीं करना पड़ा, हाथियों का जुलूस नहीं निकालना पड़ा, बरंच दौड़कर वन में जाना पड़ा और रामचंद्र को फिर अयोध्या में लाने का यत्न करना पड़ा। जब वह ना आए तो उनकी खड़ाओं को सिर पर धरकर अयोध्या तक आए और खड़ाओं को राज सिंहासन पर रखकर स्वयं 14 साल तक वलकल धारण करके उनकी सेवा करते रहे। तब प्रजा ने समझा कि भरत अयोध्या का शासन करने के योग्य हैं। जुलाई सन 1805 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस दूसरी बार भारत के गवर्नर जनरल होकर कलकत्ते से पधारे थे। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार पर चारों ओर से चिंताओं की भरमार हो रही थी। आशंकाएं उसे दम नहीं लेने देती थी। सारांश यह कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय और आपके समय में बड़ा ही भेद हो गया है। अगली पंक्ति।
संसार में अब अंग्रेजी प्रताप अखंड है। भारत के राजा अब आपके हुक्म के बंद हैं। उनको लेकर चाहे जुलूस निकालिए, चाहे दरबार बनाकर सलाम कराइए, उन्हें चाहे विलायत भिजवाइए, चाहे कलकत्ते बुलवाइए, जो चाहे सो कीजिए, वह हाजिर हैं। अगली पंक्ति। जिस जाति से पुरानी कोई जाति इस धरा धाम पर मौजूद नहीं, जो 1000 साल से अधिक की घोर परधीनता सहकर भी लुप्त नहीं हुई, जीती है, जिसकी पुरानी सभ्यता और विद्या की आलोचना करके विद्वान और बुद्धिमान लोग आज भी मुक्त होते हैं, जिसने सदियों इस पृथ्वी पर अखंड शासन करके सभ्यता और मनुष्यत्व का प्रचार किया, वह जाति क्या पीछे हटाने और धूल में मिला देने के योग्य है? आप जैसे उच्च श्रेणी के विद्वान के जी में यह बात कैसे समाई कि भारतवासी बहुत से काम करने के योग्य नहीं और उनको आपके सजातीय ही कर सकते हैं। आप परीक्षा करके देखिए कि भारतवासी सचमुच उन ऊंचे से ऊंचे कामों को कर सकते हैं या नहीं, जिनको आपके सजातीय कर सकते हैं। श्रम में, बुद्धि में, विद्या में, काम में, वक्तृत्वता में, सहिष्णुता में, किसी बात में इस देश के निवासी संसार में किसी जाति के आदमियों से पीछे रहने वाले नहीं हैं। वरंच 2-1 गुण भारतवासियों में ऐसे हैं कि संसार भर में किसी जाति के लोग उनका अनुकरण नहीं कर सकते। हिंदुस्तानी फारसी पढ़ के ठीक फारिस वालों की भांति बोल सकते हैं, कविता कर सकते हैं। अंग्रेजी बोलने में वह अंग्रेज़ों की पूरी नकल कर सकते हैं, कंठ तालु को अंग्रेज़ों के सदृश बना सकते हैं। पर एक भी अंग्रेज़ ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तानियों की भांति साफ हिंदी बोल सकता हो। किसी बात में हिंदुस्तानी पीछे रहने वाले नहीं हैं। हाँ, 2 बातों में वह अंग्रेज़ों की नकल या बराबरी नहीं कर सकते। एक तो अपने शरीर के काले रंग को अंग्रेज़ों की भांति गोरा नहीं बना सकते और दूसरे अपने भाग्य को उनके भाग्य में रगड़कर बराबर नहीं कर सकते। अगली पंक्ति। किंतु इस संसार के आरंभ में बड़ा भारी पार्थक्य होने पर भी अंत में बड़ी भारी एकता है। अगली पंक्ति। विक्रम, अशोक, अकबर के यह भूमि साथ नहीं गई। औरंगजेब, अलाउद्दीन इसे मुट्ठी में दबा कर नहीं रख सके। महमूद, तैमूर और नादिर इसे लूट के माल के साथ ऊँटों और हथियारों पर लाद कर ना ले जा सके। आगे भी यह किसी के साथ ना जावेगी, चाहे कोई कितनी ही मजबूती क्यों ना करे। इस समय भगवान से इसे एक और ही जाति के हाथ में अर्पण किया है, जिसकी बुद्धि, विद्या और प्रताप का संसार भर में डंका बज रहा है। माय लॉर्ड, उसी जाति की ओर से आप इस देश की 30 करोड़ प्रजा के शासक हैं। अगली पंक्ति। अब यह विचारना आप ही के जिम्मे है कि इस देश की प्रजा के साथ आपका क्या कर्तव्य है। 1000 साल से यह प्रजा गिरी दशा में है। क्या आप चाहते हैं कि यह और भी 150 साल गिरती चली जावे? इसके गिराने में बड़े से बड़ा इतना ही लाभ है कि कुछ संकीर्ण हृदय शासकों की यथेच्छाचारिता कुछ दिन और चल सकती है, किंतु इसके उठाने और संभालने में जो लाभ है उनकी तुलना नहीं हो सकती है। इतिहास में सदा नाम रहेगा कि अंग्रेज़ों ने एक गिरी जाति के 30 करोड़ आदमियों को उठाया था। माय लॉर्ड, दोनों में जो बात पसंद हो वह कर सकते हैं। कहिए क्या पसंद है, पीछे हटाना या आगे बढ़ाना? अगली पंक्ति। माय लॉर्ड, इस देश का नमक यहाँ की जलवायु का साथ देता है, क्योंकि उसी जलवायु से उसका जन्म है। उसकी तासीर भी साथ साथ होती रही। वह पहले विचार बुद्धि खोता है, पीछे दया और हृदयता को भगाता है और उदारता को हजम कर जाता है। अंत को आँखों पर पट्टी बांधकर, कानों में ठीटे ठोक कर, नाक में नकेल डालकर आदमी को जिधर तिधर घसीटते फिरता है और उसके मुंह से खुल्लम खुल्ला इस देश की निंदा कराता है। आदमी के मन में वह यही जमा देता है कि जहाँ का खाना वहाँ की खूब निंदा करना और अपनी सेख ही मारते जाना। हम लोग उस नमक की तासीर से बेअसर नहीं हैं, पर हमारी हड्डियाँ उसी से बनी हैं।
इस कारण हमें इतना ज्ञान रहता है कि हमारे देश के नमक की क्या तासीर है। हम लोग खूब जानते थे कि यदि श्रीमान कहीं दूसरी बार में आ गए तो एकदम नमक की खान में जाकर नमक हो जाएंगे। इसी से चाहते थे कि दोबारा आप ना आवे, पर हमारी पेश ना गई। आप आए और आते ही उस नमक की तासीर का फल अपने कौंसिल और कॉन्वोकेशन में प्रकट कर डाला। अगली पंक्ति। गत 16 अक्टूबर को बंग विच्छेद या बंगाल पार्टीशन हो गया। पूर्व बंगाल और आसाम का नया प्रांत बनकर हमारे महाप्रभु माई लॉर्ड इंग्लैंड के महान राज प्रतिनिधि का तुगलकाबाद आबाद हो गया। अगली पंक्ति। आपके शासनकाल में बंग विच्छेद इस देश के लिए अंतिम विषाद और आपके लिए अंतिम हर्ष है। अगली पंक्ति। सैकड़ों राजा जिसे अपनी अपनी समझकर चले गए, परंतु वह किसी के भी साथ नहीं गई। ऐसी पृथ्वी के पाने से क्या राजाओं को अभिमान करना चाहिए? अब तो लोग उसके अंश को पाकर भी अपने को भूपति मानते हैं। ओहो, जिस पर पश्चाताप करना चाहिए उसके लिए मूर्ख उल्टा आनंद करते हैं। वही राजा और कहता है, यह पृथ्वी मिट्टी का एक छोटा सा ढेला है जो चारों तरफ से समुद्र रूपी पानी को रेखा से घिरा हुआ है। राजा लोग आपस में लड़ भिड़ कर इस छोटे से ढेले के छोटे छोटे अंशों पर अपना अधिकार जमा कर राज्य करते हैं। ऐसे क्षुद्र और दरिद्री राजाओं को लोग दानी कहकर जांचने जाते हैं। ऐसे नीचों से धन की आशा करने वाले अधम पुरुषों को धिक्कार है। यह वह शासक था कि इस देश का चक्रवर्ती अधीश्वर होने पर भी एक दिन राजपाट को लात मार कर जंगलों और वनों में चला गया था। आज वही भारत एक ऐसे शासक का शासनकाल देख रहा है जो यहाँ का अधीश्वर नहीं है। कुछ नियत समय के लिए उसके हाथ में यहाँ का शासन भार दिया गया था, तो भी इतना मोह में डूबा हुआ है कि स्वयं इस देश को त्याग कर भी इसे कुछ दिन और ना त्यागने का लोभ संवरण ना कर सका।